इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इंडिया टीवी पर अब शुरू हो रहा है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार, जिसमें हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की उन खबरों की जो 2022 के दंगल में बड़ा असर डालने वाली हैं। तो बिना देर किए आज की 3 बड़ी खबरों पर आइए एक नजर डालते हैं। और आज के इलेक्शन शो में आज की 3 बड़ी खबर में से पहली खबर उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में आज अमित शाह अपने 2 दिन के दौरे पर हैं। सबसे बड़ी खबर आज इसी से जुड़ी हुई, एजेंडा सेट, सुशासन हिट। जी हां, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रहे हैं, आज अमित शाह क्योंकि लखनऊ पहुंचे, उन्होंने अपनी तमाम बातें जो कही उसमें बार बार सुशासन का जिक्र किया। आइए आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालते हैं। अमित शाह लखनऊ के बाद मिर्जापुर भी जाने वाले हैं, लेकिन कैसे विंध्य कॉरिडोर से बीजेपी ओबीसी वोट यात्रा शुरू करने वाली है, डिटेल के साथ हम आपको बताएंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर इलेक्शन शो में, जहां पर 2022 मायावती पर एक बहुत बड़ा संकट लेकर आने वाला है, बहुत भारी है। कैसे एक विधायक ने मायावती की टेंशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज की पहली बड़ी खबर सुशासन हिट है। जी हां, 2022 का एजेंडा सेट हो गया है। आज एक बार फिर बीजेपी ने यह क्लियर मैसेज कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ और शाह लखनऊ में जब एक साथ थे और मंच से दोनों ने एक ही मैसेज दिया, यूपी चुनाव में बीजेपी कानून व्यवस्था के मुद्दे को चुनावी मुद्दा भी बनाएगी। बीजेपी योगी की सख्त इमेज और गुंडा राज को हाईलाइट करेगी। शाह के सामने योगी ने खुद बताया कि कैसे पिछली सरकारों में गुंडा राज हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद से माफियाओं में कानून का खौफ है। कैसे संपत्तियों से अवैध कब्जे को खत्म किया गया है, कैसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, ये तमाम बातें आज कही गई। हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि भाई इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने। और जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। उसी भूमि पर आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुहर लगा दी। अमित शाह ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी के सुशासन को हिट बताया, उन्होंने यूपी दंगों का जिक्र किया। पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं को डर लगता था, लेकिन आज की स्थिति उन्होंने बताई कि कानून व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी है, बेहतर है। उन्होंने कहा जातिवाद और परिवारवाद को खत्म किया है योगी आदित्यनाथ के राज ने।
पहले उत्तर प्रदेश दंगों की आग में जलता था, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश में जहां महिलाओं को डर लगता था, अब आज की व्यवस्था और आज की तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। जातिवाद का जिक्र, परिवारवाद का जिक्र, महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र, तमाम बातें अमित शाह ने अपने संबोधन में कही। यूपी में जिनको सरकार बनाने के सपना आ रहे हैं, उनके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हो, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया, चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। तो अमित शाह को आपने सुना, अब सीधा रुख करते हमारे सहयोगी रुचि कुमार का। रुचि, एक बात तो तय हो गई है अमित शाह के संबोधन से कि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होगा, और न सिर्फ चेहरे पर, उनकी सख्त इमेज पर होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे पहले जुलाई में जब प्रधानमंत्री मोदी काशी आए थे, वाराणसी में भी उन्होंने जो अपना पूरा संबोधन किया था, उससे भी बिल्कुल साफ हो गया था जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। और आज भी हमने देखा कि अमित शाह ने कहा कि वो 2013 से उत्तर प्रदेश आते रहे हैं, उत्तर प्रदेश की नस नस को वो पहचानते हैं। वो देखते थे कि कैसे यहाँ लाइट नहीं आती थी, कैसे लोगों के पास घर नहीं था, कैसे शौचालय नहीं था, कानून व्यवस्था कैसे खराब थी, माफियाओं का कैसे राज था। अब वो सब उत्तर प्रदेश बदल गया है। तो यानी इशारा साफ है कि जो विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, जिस तरह से अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, बीजेपी उन्हीं सब मुद्दों को लेकर अगले विधानसभा चुनाव में जाएगी। और जैसा अमित शाह ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता ने जिस तरह से साथ दिया था 2017 में, जैसा विश्वास दिखाया था, वो विश्वास जनता अब दोबारा दिखाएगी, क्योंकि जनता यानी रुचि, हम ये समझे इन दोनों ही संबोधनों को सुनने के बाद कि पहले का गुंडा राज और अब का कानून राज, यही 2022 का एजेंडा होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में जो माफिया थे, 1584 करोड़ की संपत्ति उनसे जब्त की गई है। यहाँ पर जहाँ पर ये इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, जिसका शिलान्यास किया गृह मंत्री अमित शाह ने, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट, यहाँ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पूरी ज़मीन पर माफियाओं का कब्जा था, पुलिस ने ये केस लिया और ये ज़मीन खाली की गई। तो यानी इशारा साफ है कि जो एक्शन हुआ है अपराधियों पर, माफियाओं के खिलाफ,
उसको बड़ा मुद्दा बीजेपी बनाने जा रही है विधानसभा चुनाव में। साथ में विकास का मुद्दा भी इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी जोर शोर से उठाएगी। विपक्षियों पर भी हमला बोला अमित शाह ने, और उन्होंने कहा कि जो लोग दिखते नहीं थे वो अब नए नए कपड़े पहनकर चुनाव के टाइम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। रुचि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगली जो बड़ी खबर है वो भी उत्तर प्रदेश की सियासत से ही जुड़ी है, क्योंकि अमित शाह विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे, लेकिन इसके सियासी मायने भी बहुत सारे हैं। दरअसल विंध्य कॉरिडोर का रास्ता बीजेपी का ओबीसी वोट यात्रा का माना जा रहा है। मिर्जापुर मंडल में सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही ऐसे इलाके आते हैं जहां पर कुर्मी, कोल और बिंद और इनके अलावा ब्राह्मण वोट बैंक जो है सबसे बड़ा वोट बैंक कहा जाता है। तो लखनऊ के बाद जो मिर्जापुर का उनका अगला पड़ाव है, वहां पर ओबीसी वोट बैंक को साधने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सीधा सीधा असर है। आपको बताते हैं विंध्य कॉरिडोर से ये वोट यात्रा ओबीसी की कैसे कहलाती है। मिर्जापुर मंडल में सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही ये इलाके ऐसे हैं जहां पर कुर्मी, कोल, बिंद और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या बहुतायत में है, जिसमें कुर्मी, कोल और बिंद वो समाज हो गया जो ओबीसी से आता है। ब्राह्मण वोट बैंक पर वैसे ही बीजेपी का प्रभुत्व कहा जाता है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर अनुप्रिया पटेल का कुर्मी, कोल बिरादरी में दबदबा है, यानी सीधा इस कॉरिडोर से बीजेपी की पहुंच बनती है ओबीसी वोट बैंक पर। बीजेपी में करीब 42 से 45% वोटर हैं और आपको बता दें इनमें 10% वोटर्स यादव हैं और अखिलेश के कोर वोटर के तौर पर वो कहे जाते हैं, जबकि गैर यादव वोटर 29% से 32% है जिन पर बीजेपी की सीधी तौर पर नजर कही जाती है। आप देखिए ये जो 10% वोटर है ये यादव वोटर है, ये समाजवादी पार्टी के वोटर है, लेकिन जो गैर यादव वोटर है उनकी संख्या ज्यादा है। 29 to 32% इनकी वोट की जो आप अगर कहें ये वोट बैंक है जिस पर बीजेपी की पूरी नजर है और इन्हीं पर ये जो विंध्य कॉरिडोर के जरिए बीजेपी की रणनीति है कि इन वोट बैंक को साधा जाए। ओबीसी का अब पूरा गणित भी आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश में यादव 10% हैं, तो अगर निषाद, केवट, मल्लाह यानी अगर इनके सब डिविजन्स की बात की जाए जिनमें 7% निषाद, केवट, मल्लाह, कुर्मी और पटेल के 5%, हालांकि 17 जिलों में यही प्रतिशत 15 से अधिक हो जाता है। कुशवाहा, सैनी 5% है, तो 13 जिलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 10% से अधिक इनकी आबादी है। इसके अलावा मौर्य जाति की बात करें तो 4%, लोध जाति की बात करें तो 3% और अन्य जो है इसमें 6% आते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए 100 बात की एक बात ये है रुचि कि एक कॉरिडोर और इन तमाम जातियों को साधने की रणनीति बीजेपी की। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बीजेपी का पूरा मिशन जो है मिशन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश चल रहा है और बीजेपी ईस्टर्न यूपी में 26 जिले मानती है जिसमें 156 विधानसभा की सीट्स आती हैं। अब पिछला जो विधानसभा चुनाव था इसमें से बीजेपी ने 106 और सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर 118 सीट जीती थी। यानी ईस्टर्न यूपी कितना बड़ा महत्व रखता है आप इससे समझ सकती हैं। तो बीजेपी ये जो विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास करने जा रही है और जो विंध्याचल जो लोग दर्शन करने जाते हैं उनको रोपवे का एक तरह का तोहफा देने जा रही है। तो निशाने पे खाली विंध्याचल एरिया नहीं, पूरा ईस्टर्न यूपी है और बीजेपी की कोशिश यही है कि जो ओबीसी वोट है खासतौर से गैर यादव वो बीजेपी के पाले में जैसे 2017 में आया था या अभी लोकसभा चुनाव में आया वैसे ही वो इस बार भी उनके साथ आए। तो पूरी कोशिश उसी की जा रही है और उसी के तहत आज अमित शाह वहाँ पर जा रहे हैं और तरह तरह की सौगात वहाँ पर देंगे। मीनाक्षी, रुचि, अब अगर हम ये बात करें कि बीजेपी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ओबीसी को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है और पहला कदम तो उसी वक्त उठा लिया गया था जब मोदी मंत्रिमंडल में ओबीसी समुदाय से आने वाले बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल बना और उसमें ओबीसी मंत्री शामिल हुए और खास ध्यान रखा गया कि ओबीसी जो वोटर है वो खुश हो, तो पूरी कोशिश बीजेपी की है। क्योंकि आप मीनाक्षी समझिए कि कहा जाता है 40 से 45% ओबीसी वोट है, तो बड़ा एक वोट बैंक है
और बीजेपी ने शुरू से 2014 से ये रणनीति बनाई कि ये जो ओबीसी वोटर था वो माना जाता था कि समाजवादी पार्टी का वोटर है, तो उसमें यादव के ऊपर उनको इतना नहीं है कि यादव उनके पाले में आएंगे। देखिए, पहले तो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार, उसके बाद मोदी की काशी यात्रा, अब अमित शाह की भी आगामी काशी यात्रा, विंध्य कॉरिडोर, एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से हम कड़ियों को जोड़े तो इससे ये समझ में आता है कि ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले मायावती को भी एक बड़ा झटका लगा है, इस पर भी आपको खबर दे देते हैं। बीएसपी के विधायक सुखदेव राजभर ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन समस्या उनके संन्यास की नहीं है। समस्या यह है कि उन्होंने अपने बेटे को अखिलेश यादव के हवाले कर दिया है। जी हां, बीएसपी एक तरफ अपने मिशन 2022 पर लगी हुई है, तो वहीं सुखदेव राजभर अपने बेटे को अखिलेश यादव को सुपुर्द कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो बीएसपी के टिकट पे उनको चुनाव लड़वाए। सुखदेव राजभर आजमगढ़ के हैं, दीदारगंज से वो विधायक हैं और बीएसपी के विधायक के संन्यास लेने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी के लिए और मायावती के पास केवल 6 विधायक बचते हैं। तो आप ये पूरा तस्वीर देखिए, 2007 का वो वक्त जब 206 सीटें बीएसपी ने जीती थी, लेकिन 2017 में ये आंकड़ा केवल 19 का रह गया और 2021 आते आते अब केवल 6 विधायक बीएसपी के बचे हैं। और अगर इसी तरीके से एक के बाद एक झटके लगते रहे तो बीएसपी की ताकत और कम होने की पूरी संभावना नजर आती है। तो आज अब की बार किसकी सरकार में हमारे इस खास चुनावी बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन